हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं भाई यूजीसी नेट का दिसंबर 2005 का पेपर। ठीक है भाई, जो आपके लिए नेट के लिए तो शायद फायदेमंद है ही, और जो हमारे हरियाणा में HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली हुई है हिंदी के लिए, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बेनिफिट है। आप सभी को पता है हमारे जो PYQ आएंगे वह 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर में। ठीक है, और ये लगा लो मैं आपको 2005 से लेकर 2014 तक के 2024 तक के सभी क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, इससे आपकी एक अच्छी प्रकार से रिवीजन हो जाएगी और 100 क्वेश्चन हम आराम से निकाल सकेंगे हमारे पेपर में। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने जो हिंदी की जो हमारी UGC नेट में यूनिट 5 हमारे सिलेबस में लगी हुई है, और वैसे ही प्रोफेसर वाले में है हमारा सिलेबस, तो मैं भी वो करवाने लग रही हूँ। जो मैंने कहानियों का स्टार्ट की है वो भी आप उसको देखा करो। और साथ ही मैं ऐसे आदिकाल के मैंने क्वेश्चन आंसर करवा दिया। मैं भक्ति काल की आज आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी। साथ साथ मैं हिंदी व्याकरण की भी आपको क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो प्लीज़ आप उन क्लासों को भी जाके देखिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। भाई किसने किया था? भरत ने किया था, पतंजलि ने किया, राजशेखर ने किया, भामाई ने किया है। तो किसने किया था भाई? पतंजलि ने सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। और आप सभी को पता है अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपभ्रष्ट होता है। क्या होता है भाई? अपभ्रष्ट होता है। क्या भाई? अपभ्रष्ट होता है। ठीक है, और इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पतंजलि ने किया था। ठीक है, अपने एक महान महाकाव्य में किया था। और अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ। आप सभी को इस बात का पता है। अगला, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? जो भाई 84 वैष्णव की वार्ता है वो किसकी रचना? गोस्वामी तुलसीदास की है, नंददास की है, नाभादास की है, गोस्वामी गोकुलनाथ की है। तो गोस्वामी गोकुलनाथ की ये रचना है। आप सभी को पता है भी गोकुलनाथ क्या है? वल्लभाचार्य के क्या थे? पौत्र थे। ठीक है, और वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विठलनाथ थे। ठीक है, विठलनाथ के ये पुत्र थे गोकुलनाथ। ठीक है, इन्होंने भाई क्या है? वार्ता साहित्य की, जो इन्होंने वार्ता साहित्य लिखा। ठीक है, और साथ ही साथ 84 वैष्णव की वार्ता लिखी। जो 84 वैष्णव की वार्ता लिखी थी उसमें वल्लभाचार्य जो थे, इनके दादाजी थे, उनके जो शिष्य थे, ठीक है, उनका वर्ण था। और 200 वैष्णव की वार्ता में, ठीक है, जो 200 वैष्णव की वार्ता लिखी थी इन्होंने, उसमें विठलनाथ के शिष्य थे, जो इनके पिता के जो शिष्य थे उनका वर्ण था। और इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी तत्सम और अर्ध तत्सम। ठीक है, इनके काव्य में तत्सम और अर्ध तत्सम भाषा रही है भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो भाई आप सभी को पता है 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है भाई। ठीक है, और लिपि देवनागरिक होगी, ये भी 343 में ही माना गया था। और अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, ये भी 343 के अनुसार ही घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो आला है वो किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में, या वर्षा ऋतु में? तो आला भाई वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीसल देवरासो के रचयिता कौन है? जो बीसल देवरासो है उसके रचयिता कौन है भाई? कौन है आप बताइए? जगनिक है, नरपति नाल है, चंद्रबरदाई है, या सारंगधर है? तो नरपति नाल क्या है? बीसल देवरासो के रचयिता है भाई। ठीक है, और आप सभी को पता है जो बीसल देवरासो है वो एक विरह काव्य है। क्या है भाई? एक विरह काव्य है। और इसमें अजमेर के राजा जो थे विग्रह चतुर्थ व रानी राजमती के विरह की कथा है। ठीक है, उनके विरह की कथा है। ठीक है, और ये भाई 125 छंदों की प्रेम पूर्ण रचना है। कितने भाई? 125 छंद पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कई बार पेपर में पूछा गया है। इसमें 125 छंद हैं।
ठीक है। और इसकी भाई रचना जो हुई थी 1212 विक्रम संवत में हुई थी इसकी रचना। ठीक है। और जगनीक ने परमाल रासो, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो। ठीक है, देखो ये है ना, जगनीक ने कौन सा लिखा है, परमाल रासो। और चंद्रबरदाई ने कौन सा लिखा भाई, पृथ्वीराज रासो। और सारंगधर ने, सॉरी भाई ये सारंगधर नहीं आएगा यहाँ पे, दलपति विजय ने आए, दलपति विजय ने क्या लिखा है, खुमान रासो। क्या भाई, खुमान रासो। अगला है एंदो, ये हिंदुस्तान की रचना की है, किसने की है भाई, कितने, ग्रियर्सन ने, गार्सा दे तासी ने और गिलक्राइस्ट ने। तो गार्सा दे तासी ने ये हिंदुस्तान की रचना की है। और किस सन में की है, कल भी मैंने आपको बताया था जब आपको करवाया था, 339 ईस्वी में की है। और किसमें, फ्रेंच भाषा में की है। इसमें भाई फ्रेंच भाषा में की है और ये भाषा में की थी। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसको कहा जाता है। किसको भी, गार्सा दे तासी को, जो तासी है, इन्होंने जो रचना लिखी है अपने हिंदू ए हिंदुस्तानी, उसको क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद दे रखा भाई जॉर्ज ग्रेसन। ठीक है, जॉर्ज ग्रेसन जो है हमारा, इन्होंने कौन सी लिखी थी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। ठीक है, ये 1888 ईस्वी में भी। ठीक है। अगला है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है या छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर क्या है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है भाई। अगला है आठवां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो आप सभी को पता भी अष्टछाप है, जो इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी और विठल नाथ ने इसकी रचना की थी। इसमें 8 कवि थे। ठीक है, 8 कवि थे। इसमें 4 तो थे भाई कुंभबंदा, सॉरी 4 थे वल्लभाचार्य के और 4 थे विठलनाथ के। ठीक है, विठलनाथ के थे। और इसमें भाई 4 जो थे विठलनाथ के, सॉरी वल्लभाचार्य के, उसमें भाई सूरदास थे, सूरदास, कुंभनदास। पूछ लिया जाता है भाई विठलनाथ के कौन से इसमें से, और वल्लभाचार्य के कौन से। तो वल्लभाचार्य के बता रही, सूरदास थे, कुंभनदास थे, नंददास थे, कृष्णदास थे। मैं सभी को बता रही हूँ एक साथ में। ठीक है, कृष्णदास थे, छीत स्वामी थे, 8 के 8 तो बता रही हूँ, गोविंद स्वामी थे, व चतुरदास स्वामी थे। ठीक है भाई। तो इसमें देखो सूरदास है, कुंभनदास है, नंददास है, लेकिन रैदास नहीं है। रैदास क्या है, हमारे पास नहीं है। ये एक संत कवि थे। क्या थे भाई, एक संत कवि थे। आगे है अनुराग बासुरी किसकी रचना है। जो अनुराग बासुरी है वो किसकी रचना है भाई। तो रहीम की है, रसखान की, नूर मोहम्मद की, छीत स्वामी को की। तो नूर मोहम्मद की अनुराग बासुरी रचना रहेगी। और ये क्या है, अवधी भाषा की एक काव्य रचना है। और जो ये नूर मोहम्मद है वो सूफी कवि हुए हैं। क्या भी, सूफी कवि हुए हैं। नूर मोहम्मद एक क्या है, सूफी कवि है। और जो अनुराग बासुरी है वो अवधी भाषा की रचना है, काव्य, सॉरी अवधी भाषा का काव्य है अनुराग बासुरी। ठीक है। और 1464 में अनुराग बासुरी। ठीक है। और 2 ही रचना लिखी है, आपको पता है जो इनकी सबसे ज़्यादा प्रमुख है, एक अनुराग बासुरी और दूसरी कौन सी, इंद्रावती। और इंद्रावती 1744 ईस्वी में लिखी थी। देखो ये पंक्ति हमेशा पूछी जाती है और मैं तो आपको पेपर करवा रही हूँ, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा हमारा पेपर आ सकता है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिराइयो खेलन हो रही। ठीक है, स्टेट में भी काफ़ी बार ये आ चुके हैं। ठीक है, देखो जहाँ पे हिंदी साहित्य आता है उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है,
तो ये मत सोचना सिर्फ यूजीसी नेट और प्रोफेसर के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी साहित्य आता है किसी भी स्टेट का हो गया उसमें ये आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिराइयो खेलन हो रही, देखिए काव्य पंक्ति किसकी है भाई, तो ये पद्माकर की है। ठीक है भाई, किसकी है, पद्माकर की है। और ये क्या थे, एक रीतिकालीन कवि थे पद्माकर। ठीक है। अगला है सखी वे मुझसे कह कर जाते, किस काव्य की काव्य पंक्तियां हैं, सखी वे मुझसे कह के जाते, काफी बार पेपर में आ चुका और ये भी पेपर में आया हुआ है। तो सियाराम शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है, या जगदीप गुप्त का है। तो किसका है भाई ये मैथिली शरण गुप्त का ये काव्य पंक्तियां है भाई। किसकी, मैथिली शरण गुप्त की ये काव्य पंक्तियां है हमारे पास। ठीक है। और ये किसकी है, यशोधरा से ली गई है। और आप सभी को पता है यशोधरा कौन है, जो बुद्ध है हमारे पास उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। और 1932 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। इसमें क्या है, यशोधरा क्या है, अपनी सखी से कहती है। अगला क्वेश्चन है शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है, जो शिव शंभू है उसके लेखक कौन है। ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे आप सभी को पता है कौन है, ये प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है, श्रीनिवास है, या बाल मुकुंद गुप्त है। तो बाल मुकुंद गुप्त जी ये है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं, ठीक है, इसका प्रकाशन भाई कब हुआ था, 1903 ईस्वी से लेकर 1907 ईस्वी के दौर में भारत मित्र में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है भाई। और ये क्या है, आप सभी को पता है, ये एक संग्रह है, ये संग्रह है शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है। और इसमें व्यंग्य लेख लिखे हुए हैं, जो लॉर्ड कर्जन व लॉर्ड मिंटो को संबोधित करके लिखे गए थे। आप सभी को पता है, पता नहीं 11th क्लास में या 12th क्लास में भी इनकी बाल मुकुंद गुप्त की एक रचना, एक इनकी कहानी उपन्यास लगा हुआ है। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है अमृत और विष है, अपने अपने अजनबी, झूठा सच, अंतराल। तो झूठा सच क्या है, हमारा देश विभाजन पर लिखा गया एक उपन्यास है। क्या भाई, देश विभाजन पर लिखा गया एक उपन्यास। और ये किसका है, झूठा सच किसका है, यशपाल का है। किसका भाई, यशपाल का है ये झूठा सच। उसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इस उपन्यास में देश विभाजन की जो त्रासदी है उसको क्या है, दर्शाया गया है। ठीक है भाई। और अमृत और विष किसका है, अमृतलाल नागर का है। ठीक है। जो अमृत और विष है वो अमृतलाल नागर का है, नागर का है। ठीक है भाई। और अपने अपने अजनबी उपन्यास किसका है, अज्ञे का है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धातुसेन, जो धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो राजश्री का है, चंद्रगुप्त का, ध्रुव स्वामी का है, या स्कंदगुप्त का। तो स्कंदगुप्त का क्या है, धातुसेन प्रसाद के, प्रसाद क्या है, जयशंकर प्रसाद के नाटक का पात्र है। जो स्कंदगुप्त है वो जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। ठीक है। और इसके पात्र का क्या नाम है, धातुसेन क्या है इसका नाम है भाई। जो स्कंदगुप्त है वो 1928 ईस्वी में लिखा गया था। कब भाई, 1928 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है। और ये क्या है कि ऐतिहासिक नाटक है। क्या है भाई, ऐतिहासिक नाटक है स्कंदगुप्त। ठीक है। और इसके अलावा भाई अन्य पात्र भाई बता देती हूँ मैं आपको। इसके अन्य पात्र में आएंगे माला आएगी, विजया आएगी, मुर्दगल आएगी। ठीक है। देवकी है, परपंच बुद्धि है, धातुसेन है, परपंच बुद्धि भी है भाई, परपंच बुद्धि ये भी पात्र है। ठीक है। धातुसेन हो गया, और प्रमुख क्या है, देव सेना। ये स्कंदगुप्त में है भी। स्कंदगुप्त के क्या है हमारे पास पात्र है, इनको याद रखना आप सभी। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है। तो कौन सा यात्रा वृत्त है वो हमें बताना है।
चीड़ों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर, पथ के साथी। तो चीड़ों पर चांदनी क्या है? हमारा एक यात्रा वृंत है। और ये किसका है? ये है निर्मल वर्मा का। किसका है भाई? ये निर्मल वर्मा का है। ठीक है। और देखो अपनी खबर किसकी है? पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की है। तो किसकी है ये? उगर जी की है अपनी खबर। भूले बिसरे चित्र किसके है? जो भूले बिसरे चित्र है वो है भाई, एक मिनट, ये मेरे को दिमाग से एकदम स्लिप हो गया, इसकी नहीं आ रही भी। और जो पथ के साथी है वो है महादेवी वर्मा के। ये शायद भगवती प्रसाद, ऐसा ही कुछ नाम है। ठीक है, दिमाग से उतर गया एकदम। अगर मेरे को बीच में याद आ गया तो मैं आपको बता दूंगी। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? जो नया ज्ञानोदय पत्रिका है उसके प्रकाशन संपादक कौन है? तो मरनाल है, रविंद्र कालिया है, प्रभाकर श्रोत्रिया है, या ज्ञान रंजन है। तो नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक है रविंद्र कालिया है। ठीक है। और भाई जो नया ज्ञानोदय पत्रिका थी, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? दिल्ली से होता है। ये पेपरों में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। और इसके संपादक तो मैंने आपको बता दिया, रविंद्र कालिया है। ये कल भी आया था क्वेश्चन पेपर में। देख लो भी कितने रिपीट होते हैं PYQ। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा, क्या भाई दक्षिणी भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। तो कहाँ है? बेंगलोर में है, चेन्नई में, हैदराबाद में है, या एर्नाकुलम में है? तो किस में है भाई? चेन्नई में क्या है इसका मुख्यालय है। कल भी मैंने आपको ये बताया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है भाई। पहले तो इसको मद्रास कहा जाता था। मद्रास में क्या है हुई थी इसकी स्थापना? इसका उस टाइम मद्रास वो था। फिर क्या वर्तमान में इसका मुख्यालय चेन्नई है। जो स्टार्टिंग में तो मद्रास में हुई थी, फिर इसके बाद चेन्नई में हो गई। और महात्मा गांधी ने, जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने इस सभा का, ठीक है, इस सभा का क्या किया था भाई? प्रकाशन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजना शक्ति का क्या अर्थ है? जो व्यंजना शक्ति है उसका क्या अर्थ है? तो मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्य अर्थ की व्याख्या करना, या मुख्य अर्थ में छिपे अकथित अर्थ को प्रकट करना। तो यही ठीक है, व्यंजना। ठीक है, व्यंग्य करना किसी को किसी प्रकार से। ठीक है भाई। तो 18वें का हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। और आप सभी को पता है शब्द शक्तियाँ 3 होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का अर्थ क्या होता है? वाच्यार्थ। लक्षणा का अर्थ होता है लक्ष्यार्थ। और व्यंजना का अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। ठीक है। अगला है, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? जो विखंडनवाद हुआ है उसके प्रवर्तक कौन है भाई? दरिद्रा है, लिविस है, फुकुयामा है, ग्रामसी है। तो दरिद्रा क्या है? विखंडनवाद के क्या है? प्रवर्तक है भाई। अगला है 20वां, काव्य में निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की है? तो कोलरिज ने, मैथ्यू अर्नल्ड ने, T.S. इलियट ने, I.A. रिचर्ड ने। तो T.S. इलियट ने निर्व्यक्तिकतावाद के सिद्धांत की स्थापना की है भाई। ठीक है। और आप सभी को पता है जो हमारे T.S. इलियट हुए हैं उनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और इन्होंने संस्कृति और पाली भाषा का अध्ययन किया था। अगला है भाई, स्थापना और तर्क के क्वेश्चन आ गए हैं हमारे पास। देखो, भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। ठीक है। क्या है भाई? जो भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। ये क्या है? गलत है। लोकहित क्या है? भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है भाई। ठीक है, इसलिए ठीक है, इसलिए क्या है? भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। सॉरी, दोनों ठीक आएंगे भाई, इसके दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों ठीक है। सॉरी भाई, सॉरी, दोनों ठीक है। इसके बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक रहेगा।
स्थापना, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तर्क, कविता की मूल प्रेरणा वेदना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ए और बी, ए और आर दोनों ठीक रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास 23वां। स्थापना है, भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना में अनुप्राणित है। देखो भाई, ये आए हुए हैं, आप ये बताओ, अगर आप ओनली क्वेश्चन क्वेश्चन करते हो तो जरूरी तो नहीं है भाई वही क्वेश्चन में आ जाए। अब तो मैं आपको ये लगा लो जितने पेपर है वो करवाने लग रही हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा पढ़ना भी जरूरी पड़ेगा। अब एक बुक ले लो आप, उसमें से आप जरूर पढ़ा करो, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी की बुक ले आओ और उसमें से आप रीड करते रहे। मैं ये नहीं कह रही आप रट्टा लगाओ उसमें से याद करो, ओनली उसको रीड कर लेना। अगर आप पेपर लगाओगे, पेपर में बैठोगे, क्वेश्चन लगाओगे तो आपको एकदम दिमाग में आ जाएगा आपका। भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना में अनुप्राणित है। इसका तथ्य है भाई, सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। ये क्या गलत है, सभी कवि नहीं थे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय। तो पहला तो ठीक है, तो पहला ठीक भाई, ए में ही, बी में है, सॉरी, ए सही है और आर गलत है। दोनों ठीक नहीं है, एक आर सही है, नहीं भाई, ए और दोनों गलत नहीं, बी क्या है हमारा ठीक है। अगला है, हिंदी के सभी कवि अस्तित्ववादी थे, है क्या भाई, हिंदी के सभी कवि अस्तित्ववादी है, ये क्या गलत है। सभी कवि कहाँ से हो गए भाई, ठीक है, कोई प्रयोगवादी कवि था, ठीक है, कोई छायावादी था। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है, ये ठीक है। आर क्या है ठीक है, तर्क हमारा ठीक है, लेकिन जो स्थापना है वो गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, ए गलत, आर सही। अगला है, नारी चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती है। क्यों भाई, जरूरी थोड़ी है स्त्री लेखिका वो ही करे भाई नारी चेतना की, नहीं भाई। अब देखो यशोधरा आई है, मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा का इतना अच्छा वर्णन किया, बहुत ज्यादा, ठीक है भाई, ये जरूरी तो नहीं है। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ए गलत है और आर क्या है सही है भाई। आगे फिर आ गया भाई कालक्रमानुसार, ठीक, आप इस पे मत जाना क्योंकि भाई मैंने पहले कर अपने जब मैंने पेपर दिया था, ठीक है, जब मैंने ये किए थे, तो आप इन पे मत जाना, मैंने कर रखे हैं, टिक पे मत जाना, मैं आपको वैसे ही करवा दूंगी। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, जो कालक्रम है उसकी दृष्टि से सही अनुक्रम हमें बताना है। 26वां क्वेश्चन रहेगा अपना, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो ब्राह्मण, बंगदूत, हिंदी और हिंदी प्रदीप और हंस। तो बंगदूत, हिंदी प्रदीप, देखो बंगदूत क्या है, बंगदूत का प्रकाशन वर्ष कितना आएगा, पहले ब्राह्मण का करते, ब्राह्मण का 1883 ईस्वी आएगा भाई। बंगदूत का आएगा हमारा 1829 ईस्वी, ठीक है। हिंदी प्रदीप का है 1817 ईस्वी, सॉरी 77 ईस्वी, और हंस का है 1930 ईस्वी। तो पहले आएगा 1829 ईस्वी, तो 1829 ईस्वी किसका है, बंगदूत का। तो बंगदूत एक में ही है, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। पहले बंगदूत, फिर हिंदी प्रदीप 1877, फिर ब्राह्मण 1883, फिर हंस 1930 ईस्वी। तो 20 सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा 26वें क्वेश्चन का भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, उपन्यास है उनका कालक्रमानुसार सही अनुक्रम हमें लगाना है, ठीक है। पहला है सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा गुरु, ठीक है। देखो भाई आप सभी को पता है परीक्षा गुरु क्या है, हमारा सबसे पहला उपन्यास है, ठीक है, और ये श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है, तो सबसे पहले यही आएगा। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। अब देखो परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कितना, 1882 से मैंने लिख रखा नीचे, ठीक है। कंकाल का 1929, शेखर एक जीवनी का 1940 भी है और 1941 भी है, और सूरज का जो सातवां घोड़ा है उसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी, कितना 1952 ईस्वी। तो यही क्या है हमारा ठीक रहेगा, पहले परीक्षा गुरु आएगा, फिर कंकाल आएगा, फिर शेखर एक जीवनी आएगा, फिर सूरज का सातवां घोड़ा ये आएगा। परीक्षा गुरु किसका, अभी मैंने आपको बताया था श्रीनिवास दास का है, किसका भाई, श्रीनिवास दास का है, श्रीनिवास दास,
ठीक है। और कंकाल किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का भाई। शेखर एक जीवनी आज्ञे का है। और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। ठीक है। अगला है 28वां क्वेश्चन हमारे पास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो आप सभी को पता है गारसा देतासी ने सबसे पहले हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था फ्रेंच भाषा में। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, गारसा देतासी ने लिखा था हमारा सबसे पहले इतिहास। कौन सा? इस्तवार द लाल लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी में। ठीक है, फिर शिव सिंह सेंगर ने लिखा शिव सिंह सरोज लिखा, ये 1883 ईस्वी में लिखा भाई। ठीक है। और मिसर बंधुओं ने लिखा मिसर बंधु विनोद, तो ये लिखा 1913 ईस्वी में। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। ठीक है, अब देख लो भाई इसका प्रकाशन वर्ष बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला है काल क्रमांक की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना हमें। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन। देखो भाई जितने भी नाटक दे रखे हैं ये सभी किसके हैं? मोहन राकेश के हैं। किसके हैं? मोहन राकेश के ये नाटक है। ठीक है। और जो पैरों तले की जमीन है ये इनका अधूरा उपन्यास अधूरा नाटक है। ठीक है। और ये सबसे लास्ट का भी नाटक है और ये अधूरा रह गया था इनका। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1975 ईस्वी। ठीक है, कितना भी 1975, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आषाढ़ का एक दिन पहला नाटक है इनका 1958 में, लहरों का राजस इसका दूसरा है 1963 में, आधे अधूरे 1969 में, और पैर तले की जमीन 1975 ईस्वी का इनका नाटक है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो पहला क्या है? पूस की रात। ठीक है, पत्नी, बुद्धू का काटा, परिंदे। तो पूस की रात किसकी? आप सभी को पता है प्रेमचंद्र की है। ठीक है, किसकी है? प्रेमचंद्र की। 1930 ईस्वी क्या है इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, पत्नी जिनेंद्र की है। भाई इसका प्रकाशन वर्ष मुझको नहीं मिला है और ना मेरे को याद है, सिर्फ मैंने इसके याद रखे जिनेंद्र की कहानी है। अगर आप किसी को पत्नी का प्रकाशन वर्ष पता चलता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बुद्धू का काटा 1911 ईस्वी में है। ठीक है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये क्या है? कहानी है। और परिंदे निर्मल वर्मा की 1958 ईस्वी इसका प्रकाशन है। तो 1911 सबसे पहले आएगा, 1958 सबसे बाद में आएगा। ठीक है, पूछ की रात 1930 है। पत्नी का भाई नहीं पता है, मैं तो आपको साफ स्पष्ट बताती हूँ, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है भाई, क्या बताना? सही अनुक्रम। तो देखो भाई सबको पता है अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, और अर्धकथा। ठीक है, तो अपनी खबर किसकी है? उगर जी की है, पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की है। ठीक है, आज के अतीत किसके है? ये है भीष्म साहनी की आत्मकथा। और क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी? हरिवंश राय बच्चन की है आत्मकथा। और अर्धकथा किसकी? बनारसी दास की है। और जो अर्धकथा है बनारसी दास की, वही हिंदी की सबसे पहली आत्मकथा है। तो जिसमें अर्ध कथा दे रखी है वही क्या हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला है निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में, तो सबसे पहले प्रिय प्रवास आएंगे, दोनों कट जाएंगे भाई। ठीक है, प्रिय प्रवास। फिर साकेत 1931 ईस्वी में, कामायनी 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी कट गया, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और लोकायतन का कितना है भाई प्रकाशन? 1964, ये सबसे लास्ट में आएगा। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। और साकेत 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी 1936 ईस्वी। ठीक है, किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की है। और लोकायतन 1964 ईस्वी। और कामायनी का प्रकाशन वर्ष भाई कहीं कहीं पे 1935 भी दिया मिलेगा। अगला है निम्न काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है भाई, जिसमें ये प्रवृत्ति हुआ किस किस युग में कौन कौन सी प्रवृत्ति है, ठीक है, वो हमें बतानी है और उसके अकॉर्डिंग इसका अनुक्रम हमें लगाना है।
ठीक है भाई। पहला है हमारा अलंकारिकतावाद के जो भी काव्य है उनकी प्रवृत्तियां। पहला है अलंकारिकता। ठीक है, ये किस युग की विशेषता है? ठीक है, किस युग की प्रवृत्ति है, काफी बार पूछा गया है। तो अलंकारिकता है भाई भारतेंदु युग की। किसकी? भारतेंदु युग की। ठीक है, देखो भाई फिर ये कट गया क्योंकि भारतेंदु युग आपको पता सबसे पहले आता है। इनमें छायावाद के दे रखे हैं उसके हैं ये। ठीक है, इतिवृत्तात्मकता ये किसकी है? ये है द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग दूसरे नंबर पे आएगी। तो क्षणवाद खत्म हो गया। अब देखते हैं ए और बी। अब क्षणवाद जो है वो किस युग की प्रवृत्ति है? ये है नई कविता की। क्षणवाद किसकी है? नई कविता की। किसकी है भाई? नई कविता की है। ठीक है, और उसके बाद क्या रह गया? शोषण का विरोध। तो ये किसका है? प्रगतिवाद का है। अब नई कविता से पहले कौन सी आई थी? प्रगतिवाद आया। पहले भारतेंदु युग, ठीक है, फिर द्विवेदी युग। ठीक है, और शोषण का विरोध किसका? प्रगतिवाद का। तो तीसरे नंबर पर शोषण का विरोध आ गया तो प्रगतिवाद आ गया। फिर क्षणवाद किसका है? नई कविता का है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। क्या भाई? सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अलंकारिकता किसी काव्य प्रवृत्ति है भाई? भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्ति है। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रवृत्ति है? काव्य प्रवृत्ति द्विवेदी युग की है। ठीक है, और शोषण का विरोध किस युग की काव्य प्रवृत्ति है? ये प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्ति है। और क्षणवाद जो है वो किस युग की काव्य प्रवृत्ति है? वो नई कविता की है। ठीक है, अगला है भाई आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम बताना भाई। ठीक है, तो भाई इसमें सीधा सीधा आएगा। पहले नंबर पर आएगा नंदुलाल वाजपेयी आएंगे क्योंकि सबसे पहले नंदुलाल वाजपेयी थे। फिर शिव सिंह चौहान थे, फिर धर्मवीर भारती, फिर नामवर सिंह। तो भी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला 35वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? भाई जो संगत है वो बताना है। जयशंकर प्रसाद, सकंदगुप्त, धातुसेन, प्रसाद दांत। ठीक है, प्रसाद अंत ये क्या है? ठीक रहेगा। ठीक है, चंद्रगुप्त ये दुखांत नहीं है भाई, ये गलत है। जयशंकर प्रसाद का राजश्री कोमा ये भी दुखांत नहीं है। जयशंकर प्रसाद का है दुर्स्वामिनी है। ठीक है, चाणक्य लेकिन दुखांत नाटक सुकांत नहीं ये भी। अगला है 36वां क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा युग संगत है? ठीक है, अभी कौन सा युग क्या इसमें संगत है? युगम संगत है। तो साहित्य लहरी पद्माकर क्या है? ये क्या है? गलत है। साहित्य लहरी पद्माकर की नहीं है। किसकी है भाई? सूरदास की। किसकी है? सूरदास की है। आप सभी को पता होगा इसका। लोकायतन किसकी है? अभी मैंने पीछे ही बताया था लोकायतन किसकी है? पंत जी की है। ठीक है, एक कंठ विस्फाई किसकी है? ये क्या है? गलत है। ये नागार्जुन की नहीं है, ये है दुष्यंत कुमार की। किसकी है? दुष्यंत कुमार की। डी ऑप्शन हमारा ठीक है। वैराग्य संदीपनी किसकी है? तुलसीदास की है। ठीक है, अगला है 37वां, मिलान करना भाई। इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, उत्पत्तिवाद किसका? कल भी आए थे ये, तो भट्टलोलट का है। अनुमतिवाद किसका है भाई? ये है शंकुक का। अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का। भुक्तिवाद किसका है? भट्ट नायक का है। तो ए का 3, ए का 3, बी का 5, ए का 3, बी का 5, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। सभी को पता है ना इनका? मैंने कल भी बताया था आपको अच्छी प्रकार से। ये अगर किसी ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए और आपको ये भी पता चल जाएगा भाई जून 2005 में जितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं जो रिपीटेड है, जो जून दिसंबर में पूछे गए हैं। 2005 वाले क्वेश्चन के पेपर 2005 के दिसंबर वाले पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए आप ये देख लेना। ठीक है, अगला है 38वां, खुमान रासो किसकी है भाई? दलपति विजय की है। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की है। बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाल की है। और पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्र प्रदाय की है। तो डी का 1, एक का 3, ए का 3, बी का 5, ए का 3, बी का 5। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला फिर सुमेलित करना भाई, क्या करना है? सुमेलित करना है। राज्यश्री
किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, पीछे भी आया था ना अभी। ठीक है। यमगाथा लक्ष्मी नारायण लाल की है। राम की लड़ाई स्वदेश दीपक की है। साच कहूँ तो दूधनाथ सिंह की है। तो एक का 3 हो गया, इसमें भी है तो इसमें भी है, भी कट गया हमारा। ठीक है। और एक का 3, बी का 2, बी का 2, बी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी कट गया भाई डी वाला। एक का सी का 4, सी का 4 एक में है, ए वाला भी कट गया, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है भाई 40वां क्वेश्चन है हमारे पास, सुमेलित करना। फिर ये काव्य पंक्तियां दे रखी है एक तरफ, फिर इसको क्या करना है? सुमेलित हमें करना है। ठीक है। पहला है बसो मेरे नैनल में नंदलाल। तो किसकी है ये? तो किसकी है भाई? ये मीराबाई की पंक्ति है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, ये किसकी है? सूरदास की है। अब लो नसाले अब न नशे है, ये किसकी है? तुलसीदास की है। अव्वे अल्लाह नूर उपया कुदरत के सब बंदे, ये किसकी है? कबीरदास की भी पंक्तियां। ठीक है। ये पंक्ति आपको याद ही करनी होगी। तो ए का क्या है हमारे पास? 5, ए का 5 एक में ही दे रखा है। ठीक है। तो ये सभी कट जाएंगे, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। अब देखो 41 फिर सुमेलित है। क्या है भाई? सुमेलित है 41। अब देखो भाई स्वर आप सभी को पता है कौन से होते हैं? ए आ ई 11 स्वर हमारे पास है ना, सभी को पता है ना। तो देखो इसमें ए ओ, ये ए ऑप्शन ए का 4। तालव्य ध्वनियाँ मैंने करवाया था ना कल भी, इचु यशा नाम है तालव्य। ठीक है। चयवरण। ठीक है। अल्पराण। ठीक है। अल्पराण कटक ये है सी 3 का, सी का 3। घोष ध्वनियाँ डी है भाई। ठीक है। कल वाली किसी ने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखना, मैंने सभी करवा रखे हैं, सभी की डिटेल अच्छी प्रकार से दे रखी है, आप उसको जाके जरूर देखना। ठीक है। आप आराम से क्वेश्चन लगा सकोगे। और मेरी जो हिंदी व्याकरण क्लास है वो भी आप देखा करो। अगला है सुमेलित कीजिए। क्रोचे, जो क्रोचे है ठीक है, उनका क्या है? अभिव्यंजनावाद है। ठीक है। आइए आइए रिचर्ड का क्या है? इसका है संप्रेक्षण सिद्धांत है। ठीक है। कॉलेज का कल्पना है। ठीक है। इलियट का है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो ए का 1 हो गया, तो ए का 1 बी में ही है, तो यही क्या हमारा ठीक है। और क्या है? ये कट गए भाई। अगला है कुछ उदाहरण दे रखे हैं, रचनाएं और रचनाकार के संबंध है। संत हृदय नवीनतम समाना। ठीक है। किसकी है ये? तुलसीदास की है उदाहरण। संत हृदय नवीनतम समाना। काहोर ये नलनी तू कुमलिहानी, ये किसकी है? ये है हमारे किसके है भाई? कबीरदास की है ये। अमी हलालन मद भरे, ये है रसलीन की। मेरी भव बाधा हरो, ये है बिहारी की। ठीक है। ये एक एक पंक्ति पूछ ली जाती है, जो एक एक उदाहरण है ये भी पेपर में आ जाता है। तो पहले का 3 एक में ही है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 43। क्या बात भाई 44वां क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है, बिल्कुल हल्का सा बोलिया है। ठीक है। और उनके साथ बोली क्षेत्र दे रखे हैं, उनका क्या करना में मिलान करना है। ठीक है। तो ब्रज भाषा किस में बोली जाती है? अलीगढ़ में बोली जाती है। ठीक है। भोजपुरी छपरा में बोली जाती है। मैथिली कहाँ बोली जाती है? दरभंगा में। अवधी कहाँ बोली जाती है? सुल्तानपुर में। बिल्कुल ठीक है। तो भाई ए का 4, तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, बी में, तो ये क्या हमारा ठीक रहेगा। अगला है 45वां। फिर क्या है भाई? मिलान दे रखा है। आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ उनका क्या है भाई? सुमेलित करना है। चिंतामणि की कौन सी है? कवि कुल कल्पद्रुम। ठीक है। मतीराम ललित ललाम, केशव नक्सिकवरण, भिखारीदास काव्य निर्णय। तो ए का 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों कट हो गए। ठीक है। मतीराम ललित ललाम ए का, बी का 5, तो डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास? ठीक है। क्या है भाई? डी ऑप्शन ठीक है हमारे पास।
अगला है, देखो भी एक ये गद्य दे रखा है, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं। ठीक है, पढ़ते हैं हम इसको। कविता विश्व का अंतरम संगीत है, उसके आनंद का रोम हास है, उसकी हमारे सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म क्या है, प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भाव का अंतरस्थ हस्तपदन अधिक गंभीर परिस्फुट होता तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा में भी राग का प्रभाव, उसकी शक्ति अधिक जागृत, प्रबल तथा परिपूर्ण रहती है। राग ध्वनि लोक की कल्पना है, जो कार्य भाव जगत में कल्पना करती है, वह कार्य शब्द जगत में राग दोनों अभिन्न है। यदि किसी भाषा के छंदों में भारती के प्राणों में शक्ति तथा स्फूर्ति संचार करने वाले उसके संगीत को अपनी उन्मुक्त झनकारों के पंखों में उड़ने के लिए प्रशस्त क्षेत्र तथा विषादाकाश न मिलता हो, वह पिंजरबद्ध कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से कुंठित हो उड़ने की चेष्टा में झटपटाकर गिर पड़ता है। तो उस भाषा में छंदबद्ध काव्य का प्रयोजन ही क्या है? प्रत्येक भाषा के छंद उसके उच्चारण संगीत के अनुकूल होने चाहिए। जिस प्रकार पतंग डोर के लघु गुरु संकेतों की सहायता से और भी ऊंची ऊंची उड़ती जाती है, उसी प्रकार कविता का राग भी छंद के इंगितों से दृप्त तथा प्रकाशित होकर अपनी ही उन्मुक्ति में अनंत की ओर अग्रसर होता जाता है। हमारे साधारण वार्तालाप में भाषा संगीत को जो यथेष्ट क्षेत्र नहीं प्राप्त होता है, उसी की पूर्ति के लिए काव्य में छंदों का प्रादुर्भाव हुआ है। कविता में भाव के प्रगाढ़ संगीत के साथ भाषा का संगीत भी पूर्ण परिस्फुट होना चाहिए, तभी दोनों में संतुलन रह सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कविता का राग छंद से दृप्त होता है। ठीक है, क्या है भाई? कविता का राग छंद से दृप्त होता है, हमने ऊपर पढ़ा है, ये क्या है? बिल्कुल ठीक है, कविता का राग छंद से दृप्त होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है कथन? बिल्कुल ठीक है, बी सी ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक रहेगा। कविता से छंदों का अस्वाभाविक बंधन है, उचित है, उसका निषेध करना चाहिए, अनुचित है भैया। राग और कल्पना में क्या संबंध है? परस्पर भिन्न है, अभिन्न है, विपरीत है, परस्पर समानार्थी है, परस्पर पूरक है भैया। छंद के इंगित से कविता का राग, छंद के इंगित से कविता का राग स्पष्ट हो जाता है। भाषा का संगीत किसका उपकारक है? तो किसका है? छंद का क्या है? ये उपकारक है। तो इसी के साथ ही भाई हमारा 2005 का दिसंबर का हिंदी का यूजीसी नेट का पेपर क्या है हमारा? कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना ना भूले। मुझे इससे पता चलेगा भी आपको मेरी क्लास पसंद आती है या नहीं। और भाई आप सभी को पता है मेरा चैनल नया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।